आज कोरोना वैक्सीन पर दो बहुत बड़ी खबर सामने आई। एक खबर देश की राजधानी दिल्ली में मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंजूरी मिलने की है, जबकि दूसरी बड़ी खबर पुणे से सामने आई। खबर यह है कि मार्च तक ओपन मार्केट में कोरोना की वैक्सीन मिलने लगेगी, यानी कि कोरोना वायरस को हराने का कारगर हथियार हिंदुस्तान को मिल गया है। कोरोना का देसी इलाज कैसे होगा, मेड इन इंडिया वैक्सीन की आखिर रिपोर्ट क्या है, आज एक एक डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर आ गई। एक साथ दो अच्छी खबरें आई। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी मिल गई, यानी अब वैक्सीनेशन का रास्ता साफ हो गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने माना कि मेक इन इंडिया वैक्सीन सुरक्षित भी है और असरदार भी। इसे यूं समझिए, कोरोना को हराने का सबसे कारगर हथियार भारत ने भी खोज निकाला। आफ्टर adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted. जिस वैक्सीन का इंतजार करते करते 2020 गुजर गया, 2021 की 3 जनवरी को उस लंबे इंतजार पर आखिरकार ब्रेक लग गया। कामयाबी बड़ी है। कोरोना पर चढ़ाई पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी बधाई आई। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ये गर्व की बात है कि जिन दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, वो दोनों मेड इन इंडिया है। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वह आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। We were thinking probably March or April, but if we can satisfy all the requirements of the government and give it to the needy and the most vulnerable, as I mentioned before that, and the government eases their restrictions, then, that date could be as soon as February in the private market. But again, that's subject to the government deciding on, how they think that'll affect the vulnerable supply of vaccines to the most needy. So we'll have to wait and see. But I think it's realistic to say March. If it can be brought forward, we've got the stock and availability to do so. मेक इन इंडिया वैक्सीन आ गई और अब वैक्सीनेशन की डेट का भी ऐलान होने वाला है। भारत की बड़ी कामयाबी को WHO ने भी सराहा। ऐसा क्यों, इसे समझिए। वैक्सीन की दुनिया में भारत का दबदबा है। सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। आज तक से खास बातचीत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने बताया कि मार्च तक ओपन मार्केट में कोरोना वैक्सीन मिलने लगेगी। कोविशील्ड वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग SII के जिम्मे है। कोवैक्सीन भारत में बनी स्वदेशी कोविड वैक्सीन है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक, ICMR और NIV ने बनाया है। भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर 5 बड़ी बातें आपको समझनी होंगी। नंबर 1, स्वदेशी वैक्सीन एक वायरस किलर है, यानी पूरी तरह सेफ। नंबर 2, पुरानी तकनीक के आधार पर वैक्सीन को बनाया गया। नंबर 3, कोरोना के लाइव वायरस को केमिकल के जरिए निष्क्रिय करके तैयार किया। नंबर 4, क्लिनिकल ट्रायल के दौरान अच्छे परिणाम मिले और ट्रायल जारी। नंबर 5, वैक्सीनेशन में क्लिनिकल ट्रायल वाले सारे प्रोटोकॉल फॉलो होंगे। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी देश में बन रही वैक्सीन का डेवलपमेंट देखने खुद लैब में गए थे। एक बड़ी बात उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि वैक्सीनेशन तभी शुरू होगा जब सेफ्टी को लेकर तस्वीर साफ होगी। मेड इन इंडिया वैक्सीन को कैसे बनाया गया, ये समझिए। ICMR ने इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को कोरोना का लाइव वायरस दिया। हैदराबाद में भारत बायोटेक की लैब में कल्चर किया गया। लैब में कल्चर लाइव वायरस को केमिकल के जरिए निष्क्रिय कर वैक्सीन बनाई गई। निष्क्रिय वायरस से बनी वैक्सीन
लोगों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी। भारत ने हजारों करोड़ रुपए वैक्सीन के मैनेजमेंट पर निवेश किया। यही नहीं, दुनिया भर में बन रहे वैक्सीन प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान पार्टनर भी है, यानी स्वदेशी से लेकर विदेशी वैक्सीन तक सब कुछ तैयार है। सरल शब्दों में कहें तो कोरोना का द एंड अब एकदम करीब है। आज तक ब्यूरो। मेड इन इंडिया वैक्सीन आ गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? मिशन वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट क्या है? बहुत लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल भी हैं, कई तरह का कंफ्यूजन है। मिशन वैक्सीनेशन की क्लियर पिक्चर समझने के लिए हमने रिसर्च की, केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर से बातचीत की और एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखकर आपको मिशन वैक्सीनेशन की A to Z डिटेल्स समझ में आ जाएगी, यानी कि आपको वैक्सीन कब लगेगी, कैसे मिलेगी, क्या वैक्सीन ये सुरक्षित और असरदार है, ये सारा जवाब इस रिपोर्ट के अंदर। मिशन वैक्सीनेशन का दूर होगा कंफ्यूजन। मिशन वैक्सीनेशन की A to Z डिटेल। मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन के अप्रूवल के बाद अब लॉन्चिंग डेट का सबको बेसब्री से इंतजार है। कोरोना महामारी का खात्मा करने वाली वैक्सीन को लेकर दिमाग में सवाल भी है। आज आसान भाषा में देश के मिशन वैक्सीनेशन की एक एक डिटेल समझिए। कितनी सुरक्षित है, कितनी कारगर है, कब होगी लॉन्चिंग, आपको कब मिलेगी वैक्सीन, वैक्सीनेशन का सिस्टम क्या है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को हरी झंडी दी गई, उसमें भारत भी है, जहां 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली। नंबर 1 कोविशील्ड, नंबर 2 कोवैक्सीन। वैक्सीन के अप्रूवल के बाद अब टीकाकरण अगला स्टेप है, यानी चाइनीज वायरस को हराने वाला टीका आपको कब लगेगा। इसे ऐसे समझिए, दोनों वैक्सीन का यूज इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए है। सरकार की तरफ से रिस्क फैक्टर को देखते हुए एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है। अगर प्रायोरिटी लिस्ट में आप हैं तो वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन का पहला ग्रुप 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स। फ्री में सभी का वैक्सीनेशन होगा, यानी पहले फेज में 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का दूसरा ग्रुप 50 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन। 50 साल से नीचे लेकिन कोमोरबिड कंडीशन करीब 27 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन। 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन सबसे पहले होगा। पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है, लेकिन ये वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा, अब ये समझिए। इमरजेंसी यूज के अप्रूवल के बाद बहुत जल्द टीकाकरण अभियान शुरू होगा। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच वैक्सीन के लॉन्च होने के पूरे आसार हैं। वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है, ये लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं। लेकिन डॉक्टरों की एडवाइस है कि कोविड वैक्सीनेशन से लोग खुद को और अपने करीबियों को सुरक्षित रख सकेंगे। भारत में बनी वैक्सीन वायरस किलर है, यानी ये सबसे सुरक्षित वैक्सीन में से एक है। बड़ी बात यह है कि कोवैक्सीन को उस फॉर्मूले पर तैयार किया गया है जैसे पीलिया की वैक्सीन तैयार हुई। और तो और वैक्सीन के अप्रूवल के मापदंड भी वैसे ही हैं जैसे पहले किसी नई वैक्सीन के लिए थे। अभी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की परमिशन दी गई है। दुनिया की किसी दूसरी वैक्सीन से ज्यादा असरदार होगी मेक इन इंडिया वैक्सीन। प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से वैक्सीन के योग्य लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। मैसेज में वैक्सीनेशन के वक्त और जगह की जानकारी होगी, यानी कब, कहां और कैसे वैक्सीनेशन होगा। टेक्नोलॉजी की मदद से काम होगा। कुछ बातें ध्यान में रखनी। बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन नहीं होगा। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन के लिए फोटो आईडी कार्ड अनिवार्य है। वैक्सीनेशन सेंटर पर आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक मॉनिटरिंग होगी। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चलता रहा है, तो देश के कोने कोने तक कोविड वैक्सीनेशन बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन ये कैसे होगा?
आपको ये बहुत गौर से सुनना चाहिए। वैक्सीनेशन का कोर्स 2 डोज का होगा। पहली और दूसरी डोज में 28 दिन का अंतर होगा। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर सबसे जरूरी जानकारी ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। वैक्सीन की दूसरी डोज के 14 दिन बाद एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी बनने के बाद सुरक्षा कवच एक्टिव होगा। वैक्सीनेशन के असर को लेकर बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या कोई साइड इफेक्ट भी होगा। कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी बात यह है कि दूसरी वैक्सीन की तरह कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हल्का सा बुखार, टीके की जगह पर दर्द, शरीर में थोड़ी अकड़न। वैक्सीन को लेकर एक बड़ी जानकारी यह है कि जो लोग कई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे मरीजों के लिए वैक्सीनेशन फायदेमंद रहेगा। जबकि जो कोरोना से पीड़ित हैं, ऐसे मरीज भी ठीक होने के 14 दिन बाद वैक्सीनेशन करा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम कंफ्यूजन आपके दिमाग से दूर हो गए होंगे। भले ही अभी इमरजेंसी यूज को मंजूरी मिली है, लेकिन आने वाले 3 महीने में वैक्सीन ओपन मार्केट में मिलने लगेगी, यानी मेडिकल स्टोर में कोई भी कोरोना वैक्सीन खरीद सकेगा। आज तक ब्यूरो। पूरे देश में इस बात की खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना को खत्म करने वाली दवाई बना ली है। जल्दी कोरोना को खत्म करने वाला टीका लगेगा। मगर इस खुशी के बीच दवाई पर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर टीका लगाने से इनकार कर दिया, तो आज कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं ने भी वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। अखिलेश जैसे लोगों की सोच पर तरस आता है। हमें लगता है कि बाद में लोग कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। कोरोना को जड़ से समाप्त कर देने के लिए कोवैक्सीन तैयार, कोविशील्ड तैयार, लेकिन इन खुशियों पर सियासत भारी हो रही है। पूरा विपक्ष कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की ओर से 2 जिम्मेदार और बड़े नेताओं ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाए। कोवैक्सीन ने अभी तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा नहीं किया है। वक्त से पहले मंजूरी जोखिम भरा हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थिति साफ करनी चाहिए। ट्रायल से पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे। कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया। जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कभी ऐसी अपेक्षा नहीं थी। उनको पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, और ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए देश की जनता उनको कभी क्षमा करने वाली भी नहीं है। किस तरह की बात बोली जा रही, कहा जा रहा है कि नपुंसक बना देगी वैक्सीन। ये क्या जबान है? क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये भ्रम पैदा करना क्या देश के लोगों के साथ न्याय है? इस पर देश कभी क्षमा करने वाला समाजवादी पार्टी को नहीं है। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये भी समाजवादी पार्टी की तरह भ्रम फैलाने लगी है? पूरे देश में खुशी की लहर है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेता शशि थरूर को एतराज है। ये भारत के साइंटिस्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। ये भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का अपमान कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को इस तरह की जबान भारी पड़ेगी। देश के लोग उनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। सवाल यह है कि जब वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैक्सीन तैयार है, तो फिर विपक्ष वैक्सीन पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहता है? सवाल यह भी है कि क्या वैक्सीन किसी दल विशेष की हो सकती है? क्या वास्तव में वैक्सीन को लेकर अभी भी किसी तरह का भ्रम है या भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है?
दिल्ली से मिलन शर्मा और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर के बाद अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां आज असदुद्दीन ओवैसी दौरे पर पहुंचे। ओवैसी ने हुगली में अपनी पार्टी के नेताओं से आगामी चुनावों की तैयारियों पर की है बातचीत। वहीं फुरफुरा शरीफ दरगाह पर आकर उन्होंने जियारत की दुआ की। एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में 4 महीने के बाद होने वाले चुनाव को लेकर खाका तैयार कर रही है। क्या है असदुद्दीन ओवैसी का मिशन बंगाल? इस पर ओवैसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। हैदराबाद से महाराष्ट्र, बिहार से अब बंगाल, क्या है असदुद्दीन ओवैसी के प्लान्स और एआईएमआईएम के प्लान्स अब बंगाल के चुनाव के तहत? कैसे है नजर बंगाल के चुनाव पर? हमारी पार्टी तो यकीनन आने वाले असेंबली के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसीलिए मैं आज जब मैं कोलकाता पहुंचा तो मैं फुरफुरा शरीफ गया था और वहां पर जाकर हमने फुरफुरा शरीफ में जो अबू बकर सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है वहाँ पर गया। फिर वहाँ पर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी बातचीत हुई और हमने फैसला लिया कि असेंबली के इलेक्शन में हम लड़ेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। कितनी सीट पर लड़ेंगे? क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़े हैं और आपने भी बंगाल में चुनाव नहीं लड़े हैं। तो हर चीज़ के लिए पहली बार होना चाहिए ना, ऑलवेज द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो लड़ेंगे। फिर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हाथ मिला लें, ऐसा कोई वादा या इरादा है आपका टीएमसी के साथ? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई है, मगर अब देखेंगे। ये हम अब्बास सिद्दीकी साहब आने वाले दिनों में कुछ फैसला लेंगे, वो आपको भी पता चलेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। जब एक तरफ कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस और आप भी रहेंगे, क्या मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव बंगाल में? सबसे पहली बात यह है कि आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही है, भाई हिंदू भी हैं, ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी वोट हैं। तो इस सब की नज़र से मुस्लिम वोट पे क्यों होती है? तो भाई हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब रहा सवाल कि ये तो जनता के हाथ में है, किसको वोट दें ना दें, तो ये है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा लगातार हुई है। कई बार आपके कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को भी मार का सामना करना पड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमारे कई कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में डालकर एनडीपीएस एक्ट में कई महीने जेल में रहना पड़ा। मगर ये इंशाअल्लाह ताला देखिए, हर जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, चाहे किसी सरकार का हो। जुल्म का खात्मा होगा और इंशाअल्लाह ताला जो कोई भी जुल्म करेगा वो जुल्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बड़ी चुनौती कौन, बीजेपी या टीएमसी? और बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी मैं तो आपसे कहा हूँ ना कि हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब आने वाले दिनों में एक फैसला लेंगे और उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे हम लोग। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, टीएमसी या बीजेपी, किसके खिलाफ? अभी अरे जब इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे लड़ना पड़ेगा। तो मैं तो पिक एंड चूज नहीं कर सकता ना मेरा अपोनेंट कौन होगा। जहां एक और अपोनेंट कौन होगा तो वहीं दूसरी ओर ये भी फैसला होगा कि लड़ाई कितनी गंभीर होगी। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। बिहार में 5 सीटों पर जीत से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी मिशन बंगाल पर। आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक शमशान घाट पर छत गिरने की वजह से 19 लोगों की जान चली गई है। इस भयानक हादसे के बाद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदना जताई है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि हादसे की जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भयानक हादसे पर अपनी संवेदना जाहिर की है। एकदम आवाज आई बहुत तेज, बड़बड़, तो एकदम वो छत गिरी, तो एकदम भगे, तो उसके बाद तो सब दबे। चीख पुकार मची है, मलबा फैला है, मलबे में दबे हैं लोग, लोगों को निकाला जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें भयानक हैं, विभत्स हैं।
हिला देने वाली है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के उखरानी में बम्बा रोड में शमशान घाट पर मौत का तांडव है। जानकारी के मुताबिक शमशान घाट की छत उस वक्त गिरी जब एक शख्स का अंतिम संस्कार हो रहा था। लोग बारिश की वजह से छत के नीचे मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अचानक छत गिरी और चीख पुकार मच गई। इसी बिल्डिंग के नीचे लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए खड़े थे। चूंकि बारिश काफी ज्यादा तेज थी, पुजारी ने कहा कि अब चूंकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो पूरी होने वाली है, कुछ देर लोग मौन धारण करें और आत्मा को शांति दें। उसी दौरान जो ये हिस्सा था ये भरभरा कर गिर गया, जिसमें 40 लोग इसी जो मलबे के नीचे है वो दब गए। एक एक करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एनडीआरएफ की भारी भरकम टीम मौजूद है। जानकारी के मुताबिक 3 महीने पहले लेंटर ढाला गया था। लेंटर में कच्ची रेत का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। तो क्या 18 लोगों की मौत शमशान घाट में बनी बिल्डिंग में गड़बड़ घोटाले की वजह से हुई? अगर आप देखें यहाँ पर तो जो ये मलबा गिरा हुआ है, इसमें ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ सामान वो मिलाया गया था। रेत ही रेत दिख रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो बिल्डिंग गिरी है ये कई महीने पहले बनी थी? ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है। अच्छा। और इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है स्पष्ट। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। 38 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया, मगर हादसे में 18 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से जानकारी मांगी है कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। पूरी हमारी प्राथमिकता होगी कि जो ये कैसे घटना हुई, इसके सभी संभव पहलुओं पर जांच करें और इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। अब सवाल ये है कि कौन लोग थे जिन्होंने छत बनाने में खराब सामग्री का इस्तेमाल किया। 18 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मयंक गौर के साथ अरविंद ओझा, मुरादनगर, गाजियाबाद, आज तक।